हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बोहरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं बेसिकली ज्योग्राफी एज अ पार्ट ऑफ GS, इसके सिलेबस का एक डिस्कशन लेकर। इन अ नटशेल हम समझने का ये प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में कि एग्जैक्टली ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है यूपीएससी के ऑफिशियल मैनर में और प्रैक्टिकल मैनर में। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन दोनों के ही सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप इस चीज को समझिए कि मैं यहां मानकर चलता हूं कि आप सभी को इस बात का नॉलेज है, अपडेटेड है इस बात से कि यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस को डिफाइन करा गया है ये काफी आर्बिटरी मैनर में है, यानी कि बहुत ही आप कह सकते हैं सतही तौर पर सुपरफिशियली उस चीज को समझाया गया है। जो प्रश्न एग्जैक्टली आया करते हैं उन प्रश्नों का स्तर, उन प्रश्नों का तरीका बिल्कुल अलग है जिस तरीके से वो सिलेबस में लिखा हुआ है। हम उसे भी डिकोड करेंगे तथा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जीएस पेपर में थोड़े डिस्क्रिप्टिव मैनर में चीजों को समझाया गया है, हम ये प्रयास करेंगे कि इन बिटवीन द लाइंस, यानी कि दो लाइनों के बीच में जो फीलिंग छुपी हुई है उससे सिलेबस को समझे, ना कि केवल और केवल सिलेबस देखकर जो है उसे रीड करें कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो आइए हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि सिलेबस यूपीएससी का ज्योग्राफी का आप दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री और एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ज्योग्राफी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है आप इसे देखें इस तरीके से जहां फिजिकल ज्योग्राफी से डील करेंगे और फिर आप उसे देखें कि आप इंडियन ज्योग्राफी के रूप में उसे डील करेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। अब सेकेंड डायमेंशन देखिएगा तो यहां आप पाएंगे कि एक है जो ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन्ड है, यानी कि आपकी जो ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट है इसमें जो सिलेबस मेंशन है उसके बारे में। तो देखिए, जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है उसमें मेंशन करा गया है कि भारत तथा विश्व का सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक भूगोल के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नटशेल है ये चीज कि ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी कलेक्टिवली कहा जाता है इसे, फिजिकल ज्योग्राफी, साथ में इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अब ये तो हुआ वो सिलेबस जो आपके यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा सा जो है वो और एनलार्ज करूं और थोड़ा सा इसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको समझाऊं तो यहां ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि हम सबसे पहले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहां ध्यान दीजिए, याद रखिए कि एक जो होगा वो इंडियन ज्योग्राफी हर जगह कॉमन होगा, यानी कि भारत का जो भूगोल है वो इंडियन ज्योग्राफी। ये याद रखिए कि इंडियन ज्योग्राफी तो दोनों ही, यानी कि प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस का पार्ट है। इसमें आपको एक बार में समझने की आवश्यकता है कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं आपको यहां समझाऊं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी को जो है वो लगभग 3 पार्ट में डिवाइड करके देखना है। एक हो गया इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, जस्ट अ सेकेंड, एक हो गया आपका इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल। अब ये भौतिक भूगोल क्या है, तो इसमें आप भारत के परिप्रेक्ष्य में हिमालय देखेंगे, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान देखेंगे, इसमें आप जो है वो भारत की नदियां अर्थात रिवर्स देखेंगे, इसमें आप जो है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र देखेंगे या प्लेट्यू वाला एरिया देखेंगे, और इसी प्रकार से आप चलते हुए भारत के फिजिकल फीचर्स को देखेंगे। कुल मिला के भौतिक जो क्षेत्र हैं भारत के, उन भौतिक भौगोलिक क्षेत्रों को अध्ययन का पार्ट बनाएंगे। यह भारत का हुआ क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। अब सेकेंडली यहां आता है भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की जलवायु। अब यह चीज ध्यान दीजिए कि इसमें आपको जो है वो भारत की जलवायु, भारतीय महामॉनसून और साथ में भारत का जलवायु विभाजन और इन सब को प्रभावित करने वाले कारक,
इन सभी को देखना होता है। मैं फिर से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहां रिपीट कर दूं, आपको क्या क्या देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है वो भारत की जलवायु कैसी है, अर्थात इन अ नटशेल आपको समझाना है या आपको समझना है कि जलवायु है क्या। साथ में भारतीय महा मानसून पढ़ना है, भारतीय महा मानसून पढ़ना है। साथ में भारतीय मानसून के अलावा भारत की जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। और यह भी याद रखिए कि इन सब को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स, ये इसका जो है वो पार्ट होते हैं। यानी कि एक हो गया आपकी फिजिकल फिनोमिना वाला पार्ट, भौतिक जो है भूगोल का हिस्सा, एक हो गया आपका जलवायु, और थर्डली याद रखिए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो कृषि है, इससे संबंधित डायमेंशन, या आप कह लीजिए एग्रीकल्चर। अब इसमें याद रखिएगा एग्रीकल्चर से संबंधित जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा यहां एक पार्ट और होता है जिसे कहा जाता है इंडस्ट्रीज या उद्योग। अब यहां समझिए कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं या उद्योग हैं, इससे संबंधित प्रश्न सामान्यतः मेंस में ज्यादा आते हैं रादर देन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्री के अकॉर्डिंगली इंडियन ज्योग्राफी का मोटा मोटा सिलेबस जो है वो यहां से आपको देखने को मिलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि फिजिकल में फिर और भी छोटे छोटे डायमेंशन हैं, जैसे आइलैंड्स हो गया या फिर भारत की मृदा हो गई। यहां पर आप पाएंगे इसी तरीके से आपको भारत के वन संसाधन दिखाई देंगे। कुल मिला के एक संसाधन नाम से डायमेंशन आप देखेंगे। वैसे प्राइमा फेशिया अगर आप सीधे सीधे तौर पर देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, पर जब आप अंदर से सिलेबस को और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास करेंगे, तो वहां आपको संसाधन वाले पार्ट में ये सारी चीजें भी दिखाई देंगे। संसाधन मुख्यतः जो है वो आपको 3 तरीके से समझने होंगे, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, यानी कि अभी हम इंडियन ज्योग्राफी के संसाधन वाले पोर्शन में है, रिसोर्सेस वाले पोर्शन में है, और इसमें एक जो हो जाएगा वो है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। इसी के साथ ये याद रखिए कि कुछ, मैं मानव जनित संसाधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानव संसाधन की बात कर रहा हूं, मानव संसाधन। आपको ये जो है वो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और संसाधनों में तीसरा फिर जो एक पार्ट आता है वो नवीन, या वो संसाधन जो आज के समय हमें इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं, वो इन बिटवीन द लाइंस आपको दिखाई देंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको इंडियन ज्योग्राफी का ये पोर्शन जो है वो देखना होगा। और मैं स्पष्ट अगर आपसे कहूं तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यही डायमेंशंस जो है वो देखने होंगे, बस अप्रोच डिफरेंट हो जाती है, चीजों को पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। अब इस चीज को समझिएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी, तो पहले मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस समझा देता हूं, उसके पश्चात मैं आपको प्री में किस प्रकार से उसे डील करना है और मेंस में उसे किस प्रकार से डील करना है, इसके बारे में हम प्रश्न देखेंगे। इस प्रकार की चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यह है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। और देखिए जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसे मोटा मोटा आप जो है वो 4 पोर्शन में या फ्रिक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक को कहा जाता है जिसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड है जिसे कहा जाता है या भूआकृति विज्ञान, सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी, या आप कह लीजिए जलवायु विज्ञान,
थर्ड है जिसे कहा जाता है ओशनोग्राफी, या आप कह लीजिए समुद्र विज्ञान। और इसी तरीके से आप पाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, और लास्टली आपको दिखाई देगा इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक व मानव भूगोल, या आप कह लीजिए ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ध्यान से देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पर प्री मेंशन करता हूं, और अब आप इसे देखिएगा। ओके, देखिए याद रखें कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ये दोनों ही प्री और मेंस दोनों में पर्याप्त रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि इन दोनों का ही मेजॉरिटेरियन रोल है आपके सिलेबस में। यानी कि प्री और मेंस दोनों में जियोमॉर्फोलॉजी के भी पर्याप्त प्रश्न आते हैं और साथ में क्लाइमेटोलॉजी के भी पर्याप्त प्रश्न आते हैं। और इवन मैं एक बात आपको बताऊं तो याद रखिएगा कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेटोलॉजी के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये टफ होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, यानी कि वो विषय जिसे आप आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, सामान्यतः वो सब्जेक्ट जो है वो कोरोलॉजिकल होते हैं, क्रोनोलॉजिकल सामान्यतः नहीं होते। हिस्ट्री को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो क्रम नहीं दिखाई देगा। सामान्यतः जो है वो साइंस में इसमें लॉजिक्स काफी जनरेट होते हुए दिखाई देते हैं। इन सब्जेक्ट्स में सामान्यतः जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं हमें लॉजिक थोड़े बनाने पड़ते हैं, हमें समझने पड़ते हैं उसके पीछे के लॉजिक। लेकिन ये याद रखिए जहां लॉजी लगा हुआ है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये जो लॉजी वर्ड है, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ये साइंस दिखाता है। ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो साइंस से मिलते जुलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यहां पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये काफी अलग होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी से ठीक प्रश्न आते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी में टफ प्रश्न बनते हैं इससे। और यही वो पार्ट है जो आधार होता है एनवायरनमेंट का, यानी कि जिसकी क्लाइमेटोलॉजी स्ट्रांग होती है उसका इन्वायरमेंट स्ट्रांग होता है, जिसका इन्वायरमेंट स्ट्रांग होता है उसका प्रिलिमिनरी जो है एग्जामिनेशन कभी नहीं रुकता। ये चीज बेहतर तरीके से समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट का स्ट्रांग होना आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए नितांत आवश्यक है। क्लियर? तो ये हुआ जलवायु विज्ञान, दोनों में आएगा। अब देखिए जो ओशनोग्राफी है, ये याद रखिएगा ओशनोग्राफी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अर्थात बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक, आप इसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन हां बहुत ज्यादा आपको जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है वहां देखने को ये नहीं मिलता, लेकिन इससे संबंधित कुछ करंट इवेंट काफी देखने को मिलते हैं। यानी कि इसका जो करंट अफेयर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसका करंट अफेयर काफी स्पेसिफिक होता है। कभी कोरल्स के बारे में अर्थात प्रवालों के बारे में कोई प्रश्न आएगा, तो कभी जो है वो आपकी जलधाराओं से संबंधित प्रश्न आएगा। यानी कि इसका करंट अफेयर थोड़ा स्पेसिफिक होता है। और याद रखिए ये इन्वायरमेंट से काफी मिलता जुलता है, यानी कि इसका करंट अफेयर जो है वो पर्यावरण से काफी ज्यादा ओवरलैप करता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, ये जो है ये मेंस में सीधा सीधा जो है वो प्रश्न दे जाता है। इससे कुछ कन्वेंशनल टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक से प्रश्न जो है आने की संभावना रहती है। और अगर मैं आपको कंपैरेटिवली कहूं तो ओशनोग्राफी इजी भी होता है, और अगर एग्जामिनेशन में इससे प्री में या मेंस में प्रश्न आते हैं तो ऐसे क्रांतिकारी प्रश्न नहीं आते कि आपसे वो प्रश्न सामान्य या सहज रूप से ना बने। बस इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसे स्किप नहीं करा जा सकता, ये इंडिस्पेंसेबल है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से आइए आर्थिक और मानव भूगोल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। तो देखिए आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल
ये दोनों प्री और मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन इनका टेम्परामेंट अलग है, मतलब इनको डील करने का तरीका अलग है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आर्थिक भूगोल में क्या आता है, मानव भूगोल में क्या आता है, तो ये काफी ज्यादा ओवरलैप करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कृषि हो गया, संसाधन हो गए, उद्योग हो गए, ये जो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी ओवरलैप करते हैं। तो सुनिए, ये यहां जैसे सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैं यहां लिख भी देता हूं, एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग, ये कुछ जो चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर्स जो हैं वो आते हैं किसमें, आते हैं इस कैटेगरी में। अब यहां याद रखिए कि कौन सी इंडस्ट्री कहां लगेगी, ये शब्दशः जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। एलोकेशन या जो उद्योग हैं उनका वितरण भारत में ये किस प्रकार से होता है, औद्योगिक वितरण को समझाइए, ये प्रश्न भी है और ये सिलेबस का सीधा सीधा पार्ट भी है। तो इसे याद रखिए कि आपको इन चैप्टर्स को ध्यान से जब आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो जैसे सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ये आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये याद रखिए कि प्रिलिमिनरी में एग्जामिनेशन में इनका कोई फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस एग्रीकल्चर के केस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के केसेस में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है। एग्रीकल्चर में स्कीम्स में थोड़ा फैक्चुअल डेटा कई बार याद करना होता है। मेंस में आपको इनके एलोकेशन के बारे में, अर्थात कहां पर ये होते हैं, जहां होते हैं वहां इनका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव और साथ में इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मान लीजिए कृषि की बात करी जाए तो किस स्थान में किस प्रकार की कृषि होती है, उस कृषि के ऊपर वहां का स्थानीय प्रभाव क्या है और उस कृषि के कारण ग्लोबल या लोकल इफेक्ट क्या है, ये आपको पढ़ना होते हैं। इंडस्ट्रीज कहाँ लगती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किसी स्थान पे किस प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, उनके एलोकेशन को कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं और कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो फैक्ट्री या वो इंडस्ट्री उस स्थान पर है। इस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी होती हैं। याद रखिए कि ये जो आर्थिक भूगोल है और जो मानव भूगोल है, ये प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके सिलेबस में बहुत क्रांतिकारी कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप मानकर चलिए कि पढ़ने का तरीका दोनों ही केसेस में बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी कि इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी, वैसे तो ये इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो ऑप्शनल का पार्ट है, इन्हें जीएस में लाया गया है और ये किस उद्देश्य से लाए गए हैं, तो इसे समझिए कि फाउंडेशनल लेवल पर है, केवल और केवल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा इनमें डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी का मोटा मोटा आपको सिलेबस समझ में आया, फिजिकल ज्योग्राफी का आपको जो है वो ब्रॉडर सेंस में सिलेबस समझ में आया, और ये याद रखिए कि आपको इसके बाद बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझिए कि हर एक, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फिर इसमें जो है वो बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं। सब पॉइंट का मतलब है इसमें अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो है फोर्सेस दिखाई देंगे, बल दिखाई देंगे, अंतर्जात बल होते हैं, उसी प्रकार से बहिर्जात बल होते हैं। उन बलों के कारण स्थलाकृति बनती है, जो टोपोग्राफी या स्थलाकृति विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से इन्हीं स्थलाकृतियों का अंतिम परिणाम या इन फोर्सेस का अंतिम परिणाम होता है महाद्वीपों का विस्थापन। यानी कि अगर मैं आपको 5-7 पॉइंट में जियोमॉर्फोलॉजी समझाऊं तो सबसे पहले आपको जो है पृथ्वी पर कार्य करने वाले बल देखना होता है, उन बलों के कारण स्थलाकृति देखनी होती है, उस स्थलाकृति और उस बल के कारण जो है वो महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ है वो पढ़ना होता है। इसी प्रकार से जो है वो जो पृथ्वी पर आने वाली आपदाएं हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। ये मोटा मोटा जो है जियोमॉर्फोलॉजी में होता है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको तापमान, दाब, आर्द्रता, इसका वितरण पढ़ना होता है। फिर आपको त्रिकोशिकीय वायुमंडलीय परिसंचरण समझना होता है। इसी से आप स्थानीय पवने, इसी प्रकार से आवधिक पवने और इसी प्रकार से जो है वो स्थानिक पवने, इन्हें समझते हैं, इनके प्रभावों को देखते हैं। पवनों के पश्चात आप आ जाते हैं वाताग्र पर। वाताग्र बनते हैं वायु राशि से और वायु राशि वाताग्र मिलकर जो है चक्रवात बनाते हैं, फिर आप चक्रवात वाला चैप्टर पढ़ते हैं। इसी तरीके से समुद्र विज्ञान में जो है आप महासागरीय जलधाराओं के बारे में,
सागरी जलधाराओं के पश्चात आप जो है तापमान और साथ में लवणता के वितरण के बारे में, प्रवालों के बारे में और साथ में इनकी ब्लीचिंग के बारे में मोटे मोटे तौर पर आप इसे समझते हैं। इसी तरीके से आर्थिक भूगोल के बारे में मैंने आपको डायमेंशन समझाए हैं। तो ये कुल मिला के जो है वो यूपीएससी का ज्योग्राफी स्पेसिफिक सिलेबस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। याद रखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अलग तरीके से मेंशन होता है और आप सामान्यतः समझ भी जाएंगे कि वो एक आर्बिटरी मैनर है, 1 या 2 लाइन में ही समझाया गया है, तो उसे थोड़ा सा डिटेल मैनर में हमने समझने का प्रयास करा। मैं मानकर चलता हूं आपके लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। और ये भी याद रखिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं तो एक बेहतर विकल्प है स्टडी IQ के जो बैचेस है, P2I बैचेस है। ये प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराएंगे। इसमें आपका SIP इंक्लूडेड है, अर्थात इन प्रोग्राम्स में आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इंक्लूडेड है, अर्थात प्री के एग्जैक्टली प्रायर जैसे आप इस बैच का पार्ट बनते हैं तो आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ में आपके प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसे SIP कहा जाता है, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आगा। सेकेंडली, अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है और प्री क्वालिफाई नहीं होता है, मान लीजिए कि नहीं होता, उस कंडीशन में जैसी आपकी क्लासेस चल रही हैं, डेली 3 आवर की क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसे देख पाएंगे। अगर बाई चांस आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया तो यही मोड कंटिन्यू होगा। अगर हो जाता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको अपने प्रीमाइसेस में बुला के ऑफलाइन मैनर में जो है वो आगे की तैयारी पूरी कंप्लीट कराएगा। इसी तरीके से यह भी याद रखिए कि अगर आपका प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई होता है और आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का आपको फायदा मिलेगा और पूरी जर्नी में आपको मेंटरशिप मिलेगी 1 to 1, यानी कि बैच ज्वाइन करने के विद इन फ्यू डेज आपको जो है एक मेंटर अलॉट होगा जो आपको पूरी जर्नी में आपकी सहायता करेगा, आपको सारे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का 1 स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये याद रखिए कुछ बेहतर फीचर्स हैं। अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो ज्यादा ना सोचें, बिकॉज जो कॉस्ट इसकी है उससे बहुत ज्यादा जो है ये प्रोग्राम आपको डिलीवर करेगा। ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको ये कॉस्ट तभी मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे। ये याद रखिए कि फैकल्टी कोड यूज करने के बाद ही ये कॉस्ट होगा, अदरवाइज वेबसाइट पर आपको कॉस्ट ज्यादा ही दिखेगा। और ये भी याद रखिए कि वहां पर जो भी कूपन होंगे उनसे भी आप ये कॉस्ट जो है वो गेन नहीं कर पाएंगे। आपको ये कॉस्ट तभी मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे। साथ ही ये तब कारगर होगा जब 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपके पास अब समय कम है और इस कम समय में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सक्सेस इंश्योर करना है आपका उद्देश्य। तो ये याद रखिए कि आपके पास SIP का ऑप्शन है, ये वही P2I का एक पोर्शन है पर ये प्री स्पेसिफिक होगा, यानी कि आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डायमेंशन आपको देखने हैं वो आपको SIP प्लस प्रोग्राम में दिख जाएंगे। इसमें आप पे करंट बेस्ड प्रश्न भी होंगे और इसमें आपको सारी चीजें एक स्थान पर एक बार में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से 2024 के लिए मिल जाएंगी। ये भी आपको इस कॉस्ट पर मिलेगा और सेम कोड का यूज करने पर, जैसा यहां पर है मेरा कोड AK लाइव, आप इसका यूज करिए और इन कोर्सेज को प्रिवेल करिए। पर याद रखिए दोनों अलग अलग क्राउड के लिए हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं आपको ये कोर्स जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना P2I होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में और मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।